तो अभी परिचय के दौर को शुरू करते हैं। परिचय में मैं कह रहा था कि कल का मूल्यांकन का समय हम नहीं लगाएंगे, तो आज दिन भर जितनी चर्चा हुई है उसको भी आप अपने में समराइज, उन बातों को एज इट इज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर दिन भर का आज जो भी संदर्भ चला है वो आपके साथ गुजरा है और आप उसमें रोज़ 10 घंटा लगाते हैं, तो आप उस सब को समराइज करते हुए क्या अपेक्षा लेके आप यहाँ आए हैं उसको भी शेयर करेंगे और सामान्य परिचय के साथ शेयर करें। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपका टर्निंग पॉइंट बना हो, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग 6 दिन साथ साथ रहेंगे और ये भी एक सौभाग्य है, मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को 6 दिन इस तरह साथ रहने का अवसर किसी भी तरीके से उपलब्ध नहीं हो सकता है। और मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 7 दिन के बाद कुछ अलग तरह की स्थितियों को हम महसूस कर पाएंगे, है ना। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ के हर स्कूल में लागू किया जाए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग शिक्षा में हमने देख लिया कि यदि हम जिम्मेदारी के साथ में काम नहीं करते हैं तो हम उसको ज़मीन पर नहीं उतार सकते। तो यदि सचिव महोदय को लगता है कि हाँ कोई काम की बात है तो उनको इससे गुजर के ही देखना पड़ेगा, इससे कम में, है ना, केवल सिग्नेचर करने से बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया और जिस विद्यार्थी के रूप में, जिस सिंसियरिटी के साथ में 7 दिन बिना इस कैंपस से बाहर निकले उन्होंने पूरा शिविर किया, उससे उन्होंने जो हमको जिस कमिटमेंट की अपेक्षा थी वो कमिटमेंट का निर्वाह उन्होंने किया। और अब ये लगता है कि हाँ हम बातें नहीं, कुछ ठोस जगह में काम कर पाएंगे, क्योंकि इससे कम में होने वाला नहीं था, इससे कम में ये होने वाला नहीं था। तो ये छत्तीसगढ़ की शिक्षा का सौभाग्य है कि एक कमिटेड आदमी इसको मिला है। अब आपके ऊपर है। देखिए, मैं एक बात को महसूस करता हूं कि यदि कोई हमारे को एडमिनिस्ट्रेट करता है, हमारे ऊपर प्रशासन करता है, इसका मतलब है कि हमारा काम ढीला है। शिक्षक वो आदमी होना चाहिए जिससे बाकी सब लोगों को प्रेरणा मिले। शिक्षक के ऊपर कोई शासन करे या प्रशासन करे, ये शिक्षक की गरिमा के लिए अनुकूल नहीं, उचित नहीं है। तो हम वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें कि लोगों को केवल दूसरे स्टेट से इससे प्रेरणा पाएं, कोई हमको चलाए, हमको चलाने की किसी को आवश्यकता पड़े, इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। नंद कुमार जी कह रहे थे कि यदि सारे लोग इसको समझ जाते हैं तो बेरोजगार होने वाला सबसे पहले आदमी मैं ही होऊंगा, उनको काम ही नहीं बचेगा। तो अपना काम है नंद कुमार जी को बेरोजगार करना। आप नंद कुमार जी को बेरोजगार कर पाते हो, ये आपकी सफलता है, ये शिक्षा की सफलता है। आवश्यकता खत्म हो गई। तो ये एक मजाक की बात है, लेकिन ये वास्तविकता भी है कि हम इतने सारे लोग सारे रिसोर्सेज के साथ में चीज़ों को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। तो मैं नहीं जानता आप यहाँ के बारे में क्या सूचना रखते हैं, क्या इंप्रेशन लेके आए हैं, आपके साथियों ने आपसे क्या कहा है। फिर भी जो भी कहा है उसको आप शेयर करें, जो भी आप सोच के आए हैं उसको शेयर करें, और किन अपेक्षाओं को आप लेके आए हैं और किन संभावनाओं को आप देखते हैं उसके साथ आपके परिचय सत्र को शुरू करते हैं। एक बार में एक व्यक्ति सामने आएंगे, दूसरा व्यक्ति यहाँ कुर्सी पे उपलब्ध रहेंगे ताकि थोड़ा समय अपना बचेगा, और ऐसे क्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है। मैं कैलाश चंद काबरा, मैं कबीरधाम में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी पद का मेरा अनुभव पद का 12 वर्षों का है, क्योंकि मैं भी व्यावसायिक परिवार से हूँ। मेरा परिवार पूरा व्यावसायिक रहा है, अनाज का व्यवसाय रहा है, कृषक भी हूँ, खेती भी है परिवार की, और व्यावसायिक नजरिया मैं अभी भी रखता हूँ। संयुक्त परिवार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक कॉलोनी बना रहा हूँ, और उस व्यावसायिक नजरिए से मैंने जो अर्थशास्त्र की व्याख्या यहाँ की ये बतलाना चाहूँगा। और आज मेरी व्याख्या सोम जी ने धीरे धीरे बदल दी कि आवश्यकताएं असीमित है, असीम है, बहुत है, और साधन सीमित है, और इसलिए मेरे पास उत्साह जागृत हुआ है कि इन सीमित साधनों में कितने जल्दी मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूं। इसलिए मैं असुरक्षा नहीं मानता, बल्कि इसको उत्साह मानता था। ये कारण संस्कार का है, परिवार का है, धनी परिवार होने के कारण। परिवेश जैसा होगा
उस नजरिए में उसका अर्थशास्त्र निर्मित होगा। क्योंकि आज बेमेतरा में स्थायी निवास है, आज के रेट में लगभग प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी 20 करोड़ के आसपास होगी। तो उस ढंग से मेरा अर्थशास्त्र है, मेरी सोच उस ढंग की है। भय की बात, असुरक्षा की बात मुझे मेरे अर्थशास्त्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। परंतु बात दूसरी वही रही जो निष्कर्ष निकला, कि अंतिम निष्कर्ष जो है उसका कि मेरा भी अर्थशास्त्र वही है जो इस बॉक्स के अंदर एक भूत के रूप में विद्यमान है। धन्यवाद। मैं किशोर कुमार, ये सचिव जिला साक्षरता समिति रायपुर में हूं। मैं इस शिविर में आने से पहले एक बार नंद कुमार साहब से चर्चा हुई थी, सचिव महोदय से, तो उन्होंने बोला था कि इस शिविर को जरूर अटेंड करना, बहुत फायदा मिलेगा उसको। और उन्होंने कुछ बताया भी था बेसिक चीज, जो हमें लगता है कि 6-7 दिन के बाद बीच में कुछ और सीखने को मिलेगा। यह है कि हम लोग देखते हैं डेली दिनचर्या में देखते हैं कि ज़्यादातर जो होता है मनुष्य को जो है एक मशीन की तरह उपयोग किया जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सुबह से लेकर शाम रात तक जो है वो उसी में उलझा हुआ रहता है। कल भी मैं देखा मंत्रालय में किसी डिप्टी सेक्रेटरी के यहीं बैठा हुआ था, उनके पास फाइल का अंबार लगा हुआ था और वो बोले कि सुबह में 10 बजे से लेकर 8-9 बज जाता है। तो जिस समय ये बात चल रही थी मानव संसाधन नहीं है, तो मुझे उसी के सीन याद आ रहा था कि मैं जो देख रहा था कि फाइल से आदमी उलझा हुआ रहता है। हम लोग भी जो यहाँ पहुंचे हैं, शुरू में बहुत लोग को ये लग रहा था कि एक आने में झिझक हो रहा था, आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आने के बाद लगा निश्चिंत हो जाता है आदमी। शिविर में आने के बाद चलो ऑफिस से छुटकारा मिल गया। जो है ये ऑफिस से छुटकारा मिलना मतलब ये होता है कि हम अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं और जो सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है, एक मैकेनाइज थिंकिंग जो बात करते हैं, उससे अलग होकर हम लोग सोचने लगते हैं। उसी तरह से और भी जो जीवन परिवेश से जुड़ा हुआ जो है, जैसे ये बात आई, अगर हम बात करें पारिवारिक का ही बात करें, पत्नी ही जो है केवल मानव के रूप में देखती है, ये बात भी आई। तो मैंने दोपहर में लंच के समय अपनी वाइफ से बात किया। देखो कल रात में झगड़ा हुई थी, आज इसी बात पर चर्चा हो रही है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जो कि अभी जो मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें और भी जाने को मिलेगा। लेकिन हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो इस शुरुआत है, कल हो सकता है और उसमें क्लियर होगा। आज बहुत सी बातें जो है लग रहा था कि कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लगेगा कि और हम जैसे जैसे नज़दीक पहुंचेंगे, जैसे सोम जी ने बताया कि जैसे जैसे शिविर के समापन होगा तो हम अच्छी सोच के साथ यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद गुप्ता, सचिव जिला साक्षरता समिति जशपुर। प्रौढ़ शिक्षा में विगत 3-4 सालों से काम कर रहा हूं और जब 2003 में मैं साक्षरता ज्वाइन किया था, उस समय मैं ये मान के चलता था कि मैं एक सिस्टम का अंग हूं और ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलते रहते हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब से हमारे छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साहब का आगमन हुआ है, मुझे लगता है मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। उनके सानिध्य में अंदर से मैं इतना प्रेरित हुआ हूं कि मैं ये मान के चलता हूं कि ग्रामीण विकास मात्र शिक्षा से ही हो सकता है, साक्षरता से ही हो सकता है। और अब हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ इसी बात को सोचते रहते हैं कि ये कैसे संभव होगा। और यहाँ पर इस शिविर में आने से पहले इस शिविर के बारे में मेरी कोई कल्पना नहीं थी। मैं भी यही मान के चल रहा था कि शायद यहाँ पर योगा कराया जाएगा, कुछ व्यक्तित्व विकास के बारे में चर्चा होगी। लेकिन आज दिन भर के सत्र में जैसा कि सतत शिक्षा से हम लोग जुड़े हैं, तो हमेशा हम लोग कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और पहले से मान के आया था कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन
जितना सोच के आया था कहीं उससे ज़्यादा आज दिन भर के सत्र में सीखने को मिला। कुछ स्थापित मान्यताएं हैं, ज्ञान की कुछ संरचना जो पहले से बनी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले 7 दिनों में बहुत कुछ टूटेंगी, कुछ नई संरचना का व्युत्पन्न होगा। ऐसा मैं इस शिविर से उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। मैं उमेश कुमार जायसवाल, जिला परियोजना समन्वयक कोरिया। इसके पहले मैंने साक्षरता में भी काम किया है सचिव के रूप में 2003 से। प्रशिक्षण के संबंध में पहली मेरी सोच बहुत व्यापक नहीं थी। जब साक्षरता के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण माननीय नंद कुमार साहब के निर्देशन में हुआ और पहली वर्कशॉप मैंने जब अटेंड की तो उसमें मेरी सोच बदली। और जैसा मेरा अपना मानना है कि पूर्वाग्रह आदमी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भी मैं इसी तरह से अपने इस पूर्वाग्रह को छोड़ के आया था। जिस प्रकार से मंदिर में आदमी मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जूते चप्पल बाहर उतार के आता है, तो इसी प्रकार से ये पूर्वाग्रह मैंने बाहर छोड़ के इस प्रशिक्षण में आना स्वीकार किया है। कल मुझे आने के समय भी रोका जा रहा था कि आप एक दिन बाद चले जाना, तो मुझे बहुत निराशा थी। लेकिन आज दिन भर की वर्कशॉप में अटेंड करने के बाद यहाँ पर इस बात के लिए बड़ा संतोष है कि जिन बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की गई और जिन कंसेप्ट्स पे यहाँ पे समग्र रूप से विचार किया गया, उससे आने वाले दिनों में एक काफ़ी कुछ हमें मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। जहाँ तक इस संस्थान के विषय में और इसके प्रशिक्षण की पूरी रूपरेखा के संदर्भ की बात है, पहली बार मैं इस संस्थान और इसके बारे में मुझे मालूम हुआ यहाँ आने के बाद ही। निश्चित रूप से एक बात थी कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक ट्रेनिंग होती है, शायद इस तरह का कुछ होगा। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण के संबंध में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ 4 पंक्तियों में कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यदि ये प्रशिक्षण का जो 7 दिन का जो हमारा शिविर है, निश्चित रूप से लगता है कि हमें ये हमारी हौसला बढ़ाने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए काफ़ी होगा। और एक सिस्टम पे रहते हुए जो हम एक रूटीन पे काम करते रहे हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होता है। कई बार लगता है कि इस पूरे काम का रिजल्ट और सिस्टम की बात जहाँ तक आज हुई है, वो सारी बातें हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम काम कर सकेंगे बेहतर माहौल पे, और अपने कार्यालय पे और अपने फील्ड पे भी एक अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सकेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार झा, सर्व शिक्षा अभियान और सतत शिक्षा साक्षरता में अभी भी आया हुआ हूँ। पहले सर्व शिक्षा अभियान में कुछ दिनों काम किया, मूल तौर पे ट्राइबल से प्राचार्य हूँ। आज आप सबों के बीच में आने का ये सोच और सौभाग्य जो मिला, ये पाके वाकई काफ़ी एक अपने आप को प्रिविलेज्ड मान रहा हूँ। और आज का जो सत्र था, आरंभिक सत्र, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, और चाह के भी हम लोग कुछ अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे थे और इंटरप्ट करने से रोक नहीं पा रहे थे, और शायद रोक भी नहीं पाएंगे, शायद रोकना चाहिए भी नहीं। शिक्षा वाकई बहुत ही प्रासंगिक विषय है सोचने का, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में अभी। और कैसा होना चाहिए शिक्षा, इसके स्वरूप पे विचार विमर्श करना
बहुत ही सामयिक है, खासकर अभी हमारे जो नवोदित राज्य के विशेष संदर्भ में। तो मुझे लगता है हम लोग कहीं ना कहीं इसको टच कर रहे हैं यहाँ पे, और जो हमारा पूरा करिकुलम है निश्चित तौर पे एक नई संरचना चाहता है, डिमांड कर रहा है, और उसको हम लोग अपने नीड्स के आधार पे हम लोग राष्ट्रीय और वैश्विक जो आवश्यकताएं हैं और अपने आप को कैसे समायोजित करें उस पर छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में निश्चित तौर पे कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। काफ़ी लोग SCRT और काफ़ी लोग करिकुलम डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं यहाँ पे, और कई लोग हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं शिक्षा नीतियों का। तो ये एक शिविर जो होगा 7 दिवसीय, यहाँ पे काफ़ी हम लोगों को मदद पहुँचाएगा, और जो भी विचार होगा ये सब सच्चा मदद तो होगा कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपनी तमाम पूर्वाग्रहों को विस्मृत करके और खुले मंच पे बहस करें, चर्चा करें, तो शायद सही उपलब्धि वही होगी। कोई पूर्वाग्रह नहीं, और चर्चा करें और बड़ा पॉजिटिव वे में उसको लिया जाए चर्चा को, चाहे वो जैसा भी हो, किसी दिशा में हो। चर्चा से मेरा मानना है कि जो निष्कर्ष निकलता है काफ़ी वो यूजफुल होगा सबों के लिए, उसका फिर हम लोग यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं, उसको यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में उसको लिया जा सकता है, कम से कम राज्य के स्तर पे तो लिया जा सकता है। मानो निश्चित तौर पे संसाधन के तौर पे एक बहुत बड़ा विषय ये बहस का मुद्दा हो सकता है, जहां हम लोग हमारी सारी नीतियां मानव को संसाधन के तौर पे विकसित करने का की दिशा में काम कर रही हैं, और अभी नया तरीका कि मानव को मानव के तौर पे, और कितना अच्छा मेटाफर से उसको हम लोगों ने सोचने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि पत्नी घर के संबंधों से। सोम जी को बधाई दूंगा इसमें कि आपने बड़े कॉन्क्रीट वे में उसको हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया कि मानव को मानव के तरीके से लिया जाए, और निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी दिशा में और प्रभावशील दिशा में जाने का एक अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है कि हम लोग जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि स्किलफुल एजुकेशन, जो एजुकेशन विच मेक्स अ मैन स्किलफुली परफेक्ट। तो क्या हम लोग का और मानव के बनाने की दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी बहुत सारा विषय चल रहा है कि छत्तीसगढ़ी, कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बात चल रही है कि छत्तीसगढ़ भाषा में हम शिक्षा दें। यहाँ पे तमाम अभी अंग्रेजी से लेके सारे एक्सपेरिमेंट्स एक क्लासरूम में डाल रहे हैं हम। अंग्रेजी भी पहले से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, देखिए कितना कंट्राडिक्शन है हमारे यहाँ। अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर छत्तीसगढ़ी का भी एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है हमारे यहाँ। पता नहीं हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, प्रयोगों के दौर से। और ये संसाधन क्रिएट करने की दिशा में यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो कहाँ बढ़ रहे हैं? क्या इससे एक अच्छा मानव बनाने की दिशा में प्रयास हो पाएगा? मुझे लगता है कि इसमें काफी सोच विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग, हमारा जो थिंकिंग है, जो हमारा एफर्ट है, वो डाइवर्जेंट है, होना चाहिए, बट इतना भी डाइवर्जेंट नहीं होगा कि किसी में एक कोऑर्डिनेशन ही ना हो, हम क्या बोल रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग सहमत होंगे कि कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसपे एक आम राय और एक नीति संगत और एक दिशा पे फोकस करने की शायद आवश्यकता है, और वो उस दिशा से हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ये अच्छा मंच हो सकता है, हम लोग उस विषय पे भी यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। आप सबों के बीच में वाकई पाके अपने आप को बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं सुनील, राज्य साक्षरता मिशन रायपुर में काम करता हूँ। जैसा कि सोम जी ने कहा कि कुछ टर्निंग पॉइंट पे भी बात हो और इस विषय और अपेक्षाओं की भी बात हो। मैं सबसे पहले तो मैं अपना टर्निंग पॉइंट बताऊंगा। मैं एक शिक्षक था और मुझको याद है बहुत ही जुआड़ी टाइप का शिक्षक था, जुआ खेलता था रात दिन। और एक वो दिन मुझको याद है कि जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा था और श्याम पट से चाक घिस गया और मैंने एक बच्चे से कहा जा चाक लेके आना। जब बच्चा चाक लेने गया तो मेरे और साथी शिक्षक थे, वो बैठे हुए थे। उनने पूछा कौन मंगाए है छत्तीसगढ़ी में? तो बच्चा बोला नथुलाल गुरुजी मंगाए। उसने बहुत सीधी सपाट भाषा में जवाब दिया। तो बोले नथुलाल कौन है रे? तो बोले वही था है वो मिश्रा गुरुजी। तो बोले नथुलाल काबर की था? अरे वो बहुत पीट पीट के पढ़ाते अच्छा, पर मार मार के पढ़ाते। ये शायद वो बच्चे का शब्द था। और सौभाग्य से जब मैं
बदलने में, एक तो स्वीकार करना और दूसरा आत्मचिंतन करना, और उससे ही हमारा बदलाहट साफ दिखाई देता है। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा इस सदन से कि यदि 6 दिन हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो 7वां दिन का आखिरी घंटा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सुनिश्चित प्लानिंग का होना चाहिए। ट्रेनिंग लेके चले जाना या शिक्षा की पूरी व्यवस्था को समझ लेकर फिर अपनी अपनी जगहों पे बैठकर उसी ढर्रे की प्रणाली से काम करना शायद हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। तो हम 7वें दिन ये तय करें कि हम किस तरह से अपने प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं, पुरानी व्यवस्था या पुरानी मान्यताओं को, जो खराबियां हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं और नई मान्यताओं को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। यदि सुव्यवस्थित कार्य योजना के बिना हम यहां से बाहर जाते हैं तो निश्चित माने कि कहीं ना कहीं जो हम 7 दिन अपना लगा रहे हैं वो जाया हो सकता है। तो मैं इतना निवेदन करूंगा पूरे सदन से कि हम सब लोग मिल बैठकर प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था के लिए नए ढंग से सोचने का प्रयास करें और पूरी शक्ति से उसे धरती पर क्रियान्वित करने की कोशिश करें। मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत पांडे, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण में परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। विगत 2 दशक से शिक्षा और साक्षरता से मेरा वास्ता है। कुल मिला के हम ये सोचते हैं, जहां तक जिंदगी में टर्निंग पॉइंट की बात हो, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, बहुत सारे क्षेत्र हमने बदले, और सबसे बड़ा पिछले 1.5-2 दशक से यदि हम शिक्षा की बात करें तो जब से हमारे शिक्षा सचिव, पहले ग्रामोद्योग सचिव थे और उन्होंने हमारे यहाँ राज्य साक्षरता मिशन का सदस्य सचिव का पदभार ग्रहण किया 1.5 वर्ष पहले, क्योंकि वो शिक्षा में ही आना चाहते थे और शिक्षा उनका मूल विषय रहा है। महाराष्ट्र से वो आए ही इसलिए हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का व्यापक प्रसार जिस मायने में शिक्षा होनी चाहिए, वो भी मानव मूल्य और जीवन मूल्य की शिक्षा की बात करते हैं। जब वो पहले यहाँ पर पदस्थ हुए तो आपको मालूम होगा कि प्रौढ़ शिक्षा नामक की जो विभाग है या साक्षरता मिशन या जिला साक्षरता समिति, जो भी बोलिए, ये हाशिए पर है अभी। पहले जब पढ़ना बढ़ना आंदोलन चलता था या पहले साक्षरता प्रायोरिटी पर रहता था, आप लोग सभी से परिचित होंगे, लेकिन ये हाशिए पर था। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा विभाग जरूर है लेकिन इस पर काम बहुत हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग की बात है जो 6 से 14 साल तक वंचित हो जाते हैं। अब वो जो 6 से 14 साल शिक्षा विभाग से जो लोग वंचित हो जाते हैं उनको सतत शिक्षा देने की बात है। तो बहुत सारे वो किसी सांचे में उनको नहीं ढाला जा सकता कि उनको सतत शिक्षा की ओर हम उन्मुख करें। उन्होंने बहुत सारे आयाम स्थापित किए और एक सोच बदली उन्होंने, कैसे कर सकते हैं हम नीड बेस्ड प्रोग्राम पहले छत्तीसगढ़ को समझे, और उन्होंने जैसा कि जिक्र किया है, मैं उसका जगह नहीं करूंगा, जन पहल ग्राम सूक्ष्म नियोजन, जिसको माइक्रो प्लानिंग बोल रहे, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, ये उन्होंने महाराष्ट्र में सफल होते देखा था, उसको यहाँ पर लाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उसको 9 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित किया, गांव में 10 दिन रहकर। समय बहुत कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन मानव मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात हम 7 दिनों में करेंगे, और मुझे जैसा कि पिछला फीडबैक मुझे मिला, मैंने सचिव महोदय से पूछा कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्यों हम जाएं वहां पर। जाने से पहले हम पूछते, तो उन्होंने कहा कि मुझे देख रहे हो ना, मैं बदला हुआ नजर आ रहा हूं कि नहीं। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं बदला हुआ नजर आ रहा हूं, तो उनके चेहरे पर जो चमक मुझे दिखाई दी, इसलिए नहीं कि बॉस हैं और मैं उनके सामने बोल रहा हूं, वास्तव में मुझे उनके चेहरे में जो उत्साह और चमक दिखाई दी, वो मुझे प्रेरित किया। और निश्चित रूप से पहले में कुछ चीजें कंफ्यूजन जरूर हैं, मैं आपके प्रशिक्षण में कोई वो नहीं है, लेकिन अभी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारे विभाग को संचालित करने वाला मानव संसाधन विभाग है। हमारे विभाग को संचालित करने वाला जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता है, उसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है। तो जब शुरुआत हो रही है मानव संसाधन है कि नहीं है, तो इसको और जरा स्पष्ट यदि करेंगे, क्योंकि मैं बटन दबाएं और तुरंत चेंज होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समय लगा कि आदमी संसाधन है कि नहीं है, ये थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और एक अपेक्षा मेरी ये है कि
मैं और अन्य साथियों से भी अपेक्षा करूंगा कि तन और मन पूरा यहाँ रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग इसको मानव मूल्यों को, जितनी बात आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी बातें हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन में भी शामिल होनी चाहिए। तभी हम, जब हम सोचेंगे पहले हम अपने आप को महसूस करेंगे, ये सारी की सारी बातें यदि प्राइमरी एजुकेशन में आ जाएंगी या हमारे शिक्षा के कोर्स में आ जाएंगी, तभी हम शिक्षा से विकास की परिसंकल्पना को साकार कर सकते हैं। ये इस दिशा में भी हम लोग का प्रयास हो, कुछ हम लोग निर्णय पर पहुंचे, ज्यादा अच्छा होगा। और कहने को तो बहुत कुछ है और 7 दिनों में 6 दिनों में काफी कुछ बातें होंगी और धीरे धीरे जब भी ऐसा वक्त आएगा हम बात कहते जाएंगे। और सारे लोग यदि निश्चित कर लेंगे तो भले जबरदस्ती आए हैं, कुछ जबरदस्त करके जाएंगे, ये भी हो सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजय कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर सरगुजा से आया हूं और विगत 5 वर्षों से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से शिक्षा का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है और उसे समझने का मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक जो अनपढ़ अभिभावक होता है वो एक बार मेरे से प्रश्न किया कि यहाँ बड़े बड़े साहब लोग आते हैं तो कोई भी ऐसा साहब नहीं आता जो ये पूछे कि अपनी भाषा में बोला कि हमार लइका मन का सीखते हैं। मतलब सीखने सिखाने की बात के बारे में कोई भी अधिकारी आता है या मॉनिटरिंग करने आता है तो नहीं जानना चाहता। केवल वो जो भी शासकीय प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं केवल उनके बारे में वो जानकारी लेता है, डायरी मेंटेन करता है और चल देता है। तो निश्चित तौर पे आज एक जो गार्जियन है अपने प्रदेश का, ग्रामीण क्षेत्र का, वो भी बेटर एजुकेशन, गुणवत्तामूलक शिक्षा के बारे में चिंतन करता है, सोचता है। आज जो मैं विगत 5 वर्षों से काम कर रहा हूं उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो गुणवत्ता के बारे में ही मैं चिंतन करता हूं कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाया जाए। और जो हमारे शाला त्यागी शिक्षक हैं उनको कैसे स्कूल तक लाने में मैं सफल होऊंगा, इसके बारे में मैं चिंतन करता रहता हूं। मतलब जो टीचरों को स्कूल तक कैसे समय पे पहुंचाया जाए, क्योंकि जितनी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो शिक्षक केंद्रित ही, क्योंकि वो सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा शिक्षक है। और जो अभी हमारे प्रदेश के शिक्षक वर्ग हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो चाहे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों को आने वाले समय में इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम एक तो स्वयं स्व प्रेरित हों और दूसरों को प्रेरित करने योग्य हमारा स्टेटस बने और हम संवेदनशील हों, तभी जाकर के हमें जो नई बातें हम कर रहे हैं आने वाले समय में, जिस प्रकार से आदरणीय सोम जी ने बहुत ही प्रामाणिक ढंग से अपनी बात को रखा है और बहुत सारी चीज़ें तो अभी मेरे उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन 6-7 दिनों में क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ ऐसा लेके मैं जाऊंगा और बहुत सारी जो मेरे अंदर प्रश्न है शिक्षा के संबंध में उसका समाधान मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। साथियों सभी को मेरा नमस्कार। मैं नंद किशोर, डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान बिलासपुर जिले से। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे प्रशिक्षण जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते रहे हैं उनमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ का प्रशिक्षण कैसा होगा इसकी परिकल्पना नहीं थी, सिर्फ इस संस्थान के बारे में जानकारी थी और चूँकि परिकल्पना में तो कोई भी चीज़ संभव होती है, हमने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है ये। एक सबसे इस प्रशिक्षण की खासियत ये है कि अभी तक जो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया वो स्थापित मान्यताओं के अनुरूप चलने के संबंध में था। कभी किसी ने व्यवस्था के विरोध में जाके कोई बात करने की कोशिश अभी तक मेरे प्रशिक्षण में नहीं हुआ था। और आज का जो पहला दिन है उसमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि मान्यता जो स्थापित हैं उनकी कमियों की ओर हमने अभी चिन्हित किया है और बहुत ज़्यादा मैं अभी तक सहमत नहीं हुआ हूँ।
बहुत चीज़ों मैंने बीच बीच में सोम जी को टोका भी था, और हो सकता है 7 दिन बाद कुछ अलग स्थिति हो, लेकिन एक अच्छी बात हुई है क्योंकि व्यवस्था के विरोध में चलना थोड़ा कठिन होता है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन ये आ रही है कि जितने भी यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारी हैं किसी सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, तो कोई टूल्स उनके पास नहीं व्यवस्था के विरुद्ध जाने का, तो इस कोई भी हथियार हमारे पास नहीं व्यवस्था के विरुद्ध कोई काम करने का। तो इस प्रशिक्षण के बाद उसका क्या उपयोगिता होगी, एक प्रश्न है, हालांकि 7 दिन बाद शायद उसका उत्तर मिल जाए। रहा सवाल ये जो मान्यताओं की स्थापित होने के विरोध में हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, अभी हमारी जो प्रमुख समस्या है, जो सर्व शिक्षा मैंने महसूस किया, वो कुछ अलग प्रकार की है कि बच्चे विद्यालय तक नहीं आ पा रहे हैं। जैसे हमारे एक साथी ने भी टीचर्स की बात कही कि टीचर्स भी विद्यालय पर नहीं आ पा रहे हैं, तो जिनको विद्यालय में होना चाहिए वो विद्यालय में नहीं है। तो मूल्य परक या अन्य शिक्षा की बात उसके बाद आती है, जब सभी लोग विद्यालय में रहेंगे तब फिर कोई पॉजिटिव अपन चीज कर सकते हैं। अभी सचिव महोदय का ही एक वो था कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को विद्यालय तक लाने का, तो बिलासपुर जिले में कस्बे में मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ बच्चों से संपर्क किया, तो एक बच्चा होटल में काम करते हुए मिला, और बच्चे को मैंने पूछा कि भाई तुम यहाँ होटल में काम क्यों कर रहे हो, तो बच्चे ने बड़े बेबाकी से उत्तर दिया, सर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ नाश्ता करने आया हूँ। वो झूठ बोल रहा था, और वो इतना मिला हुआ था कि होटल का मालिक अपने गद्दी सुधर के आया, तुरंत उसको 2 समोसे एक प्लेट में दिया और 1 गिलास पानी दिया, खुद सर्व किया, बोले सर ये नाश्ता करने आया है। तो अभी छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम भी है। दूसरी एक बात बता रहा हूँ जो थोड़ा सा इससे उल्टा है। मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता था बिलासपुर में ही, मल्टीपर्पज़ में। वहाँ पर एक बच्चा था 12th क्लास में और काफ़ी गरीब परिवार से था। उसके पिता और माता दोनों ही वेजेस में काम करते थे, मजदूर थे और निरक्षर थे, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। और मैं जब प्रिंसिपल हुआ करता था, मूल पद मेरा प्रिंसिपल ही है हायर सेकेंडरी का, तो मैं बच्चों से डायरेक्ट बात करता था और अपने विद्यालय में एक प्रश्न पेटिका रखा करता था जिसमें वो कोई भी क्वेश्चन जो बता ना सके सामने उसको उसमें डालें। तो उससे काफ़ी लोकप्रियता ही मिली और वो अपनी बात कह पाते थे, नाम नहीं लिखना पड़ता था, और हम उसको ग्रुप में क्वेश्चंस को डिवाइड करके फिर उसका आंसर किसी एक दिन दिया करते थे। तो उस बच्चे की जो बात कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया और उसके बाद उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। काफ़ी एम्बिशियस था वो लड़का, गरीब परिवार का होते हुए, और उसने कहा कि मैं ये छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा। और फिर वहाँ पर एक मेरे जो स्कूल की बात कर रहा हूँ वहाँ पर बी सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का, जो जनरली कॉलेजेस में होता है, उसका भी वो अंडर ऑफिसर था। तो एनसीसी में अच्छा कैडेट होने के कारण यहाँ भिलाई में एक रिटायर्ड कर्नल के यहाँ वो पेइंग गेस्ट के रूप में रहा। उसका कार वार धोता था, माली का भी काम करता था, और उसने कोचिंग की और फिर एनआईटी में सेलेक्ट हुआ वो लड़का। अभी एनआईटी सूरत का वो स्टूडेंट है। और उसके बाद हमारा एक, मैं जिस विद्यालय में प्राचार्य रहा वहाँ का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और काफ़ी हमारे बैच के लोग अच्छे पदों में हैं। तो एक हमारा क्लब है उस बैच का, तो उसके द्वारा हम गरीब छात्रों को मदद भी करते हैं। उस बच्चे को मैंने स्कूल में बुला के उसका सम्मान किया और पर्सनली उसको मैंने कहा कि हमारा जो क्लब है आपको मदद करेगा। तो उस लड़के ने बड़ी खुददारी से कहा कि सर मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, मुझे आप बैंक से लोन दिला दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं। तो हमारे ग्रुप ने उसको बैंक से लोन दिलाया और वो एनआईटी का शायद 3rd ईयर का भी स्टूडेंट है। तो ये 2 बातें मैंने कहा, मतलब अच्छी संभावनाएं हैं जो आप कह रहे हैं, उससे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन जो सामाजिक बुराइयां, जैसे मैंने पहले वो होटल वाले बच्चे का बताया, तो इस प्रकार की समस्याओं के रहते मूल्य परक शिक्षा की जो बात अपन कर रहे हैं, तो जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि लच्छेदार भाषण दे देना या ऊंची ऊंची बात कर देना और पूरे समाज को बदल देना, दोनों में बहुत अंतर है। तो समाज को बदलने का टूल्स जो है विद्यालय हो सकता है, लेकिन उससे बहुत चुनौतियां हैं। सिर्फ उसको 2-3 साल की, जैसे आपने बात कही, मैं आपसे इस मन से कहना चाहूँ 2-3 साल में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता छत्तीसगढ़ में, ऐसा मेरा मानना है। 7 दिन बाद शायद मेरी धारणा ही बदले और इंतजार करूंगा मैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनिंद्र श्रीवास्तव, जिला परियोजना समन्वयक, रायगढ़। मूल रूप से हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए विभिन्न स्थानों में हमने किया। मुख्य रूप से हम लोगों के सामने जो स्थितियां थी वो ये, एक हमारे पास 2 सिस्टम वहाँ पर थे
एक तो विभाग का सिस्टम और दूसरा स्थानीय जो वहाँ का सिस्टम है। जब हम फील्ड में काम करते हैं तो ये दोनों सिस्टम से हमको जूझना पड़ता है। शिक्षा वास्तविक में उसके कुछ नॉर्म्स हैं, अवधारणाएं हैं, उसको लेकर के जरूर जाते हैं हम लोग। वहाँ की परिस्थितियाँ लेकिन बहुत ही अलग होती हैं, ढेरों चुनौतियाँ होती हैं और उन सब के बीच में हमको शिक्षा में काम करना होता है। तो ऐसा हम एकांगी नहीं मानेंगे कि वहाँ पर सिर्फ शिक्षक या हम ही उसके कारक हैं। जो दोष है वो चौतरफा है, चुनौती चौतरफा है। और अभी जैसा कि हम प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ भी वही बात है, सिस्टम के साथ सामंजस्य हो पाना वाकई में एक बहुत बड़ी कठिनाई आज भी है। और वास्तविक में हमको उस सिस्टम के साथ काम करने का जो निर्देश है, उस सिस्टम के साथ ही काम करने का हमको हमारी बाध्यता है, उसके चलते ये सारी बातें हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ये सारी बातें हैं जो आज हम जिसकी अभाव महसूस कर रहे हैं। आप सबको नमस्कार। मैं गोवर्धन प्रसाद भारद्वाज, जिला परियोजना समन्वयक जसपुर। मूल रूप से मैं प्रिंसिपल हूँ, विगत 1.25 साल से डीपीसी हूँ। 31 दिसंबर को 2007 में पत्र मिला फैक्स से, तब मालूम हुआ कि अभ्युदय संस्थान में जीवन विद्या शिविर है। इस शिविर में क्या सिखाया जाएगा तो मालूम नहीं था, लेकिन तरह तरह के मन में धारणाएं थी कि शायद एक होता है रविशंकर जी का, क्या कहते हैं उसको, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ये तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की पूरी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए, नया उसमें जोड़ा जाए, जिससे हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। संभावनाएं हैं, उसको हम तलाश करें और उसका संसाधन के रूप में दोहन करें। हम लोगों की फील्ड में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और अपने स्तर से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि बेहतर एक विकल्प दें। कल ही मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, अपने साथियों को बताया मैंने कि लगभग 100 परिवार एक ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। उसमें लगभग हर परिवार के साथ 2 और 3 बच्चे थे, जिनकी एज लगभग 6 से 14 साल के बीच में रहा होगा। एक जिले का था, जिले का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। मैंने पूछा उनके परिवार वालों से कि भाई बच्चों को क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं छोड़ देते, शासन की योजनाएं बहुत सी हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम किसके पाप रखेंगे। तो मैंने कहा हॉस्टल है, आश्रम है, डॉर्मेट्री खुले हुए हैं, कस्तूरबा गांधी लड़कियों के लिए है। तो बोले उनके लिए हमको तो पता ही नहीं है क्या होता है ये चीज। मेरा कहने का मतलब कि यदि हम छत्तीसगढ़ के विकास चाहते हैं तो फील्ड में हमारा कुछ अलग नजरिया आता है और हकीकत में कुछ अलग है। आज भी हम पूरे समाज के बच्चों को जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उनको हम शाला से नियमित नहीं जोड़ेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा में इस प्रकार से व्यवस्था हो कि जो आज, जैसे कि आज शासन ने 3 रुपए किलो चावल का पूरा छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में किया है। इसको मैंने बताया, बोले कि उससे क्या होता है, मजदूरी करते हैं, 2 महीना 3 महीना मिलता है और उससे पालन होने वाला नहीं है। कुछ लोग बोलने लगे कि भाई ये तो पैसा कमाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी सिस्टम, हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से हो कि ये जो सोच डेवलप की जाए उनमें, चाहे वह शिक्षा के माध्यम से हो, शिक्षक के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से, इस सोच में बदलाव आए। और जब तक छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, हर गांव का हर व्यक्ति ये महसूस नहीं करेगा वास्तव में कि हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा छत्तीसगढ़ अच्छी स्थिति में आ गया है, तब तक एक अच्छा छत्तीसगढ़ के हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो बहुत अच्छी बातें बताई गई, पहला दिन था, अच्छा लगा कि वास्तव में हमारी जो कमियां हैं वह मानव द्वारा निर्मित है या मानवकृत है और उनमें से क्या हम चेंज कर सकते हैं। सोम जी ने बताया है कि 7 दिन के बाद
आपको मैं लिखित देता हूं कि अच्छा होगा। उम्मीद है हम इसी प्रयास में हैं कि 7 दिन के बाद हमें बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, हमें उस चीज का संचार होगा जिससे हम और बेहतर तरीके से दुगुने उत्साह के साथ अपने वर्क कर सकेंगे। आपको सोम जी को विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक ऐसा शिविर शिक्षा मिशन शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित किया है। आप सबको पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश कुमार, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से। यहाँ आने की सूचना जो है हमारे कार्यालय से हमारे सर ने ही हमें दी, और जैसा ही इसके शीर्षक को हमने सुना जीवन विद्या, तो निश्चित रूप से जैसा बाकी लोगों के दिमाग में भी चल रही है वो हमारे दिमाग में भी आया कि सुबह से लेकर रात तक का जो रूटीन होता है, वास्तव में एक सटीक रूटीन वो क्या होता है, इस विषय पर जरूर चर्चा होगी। पर यहाँ आने के बाद कुछ और नई चीज़ें मिली, और सबसे बड़ा चीज़ जो मिला वो होता है वास्तव में जीवन में परिवर्तन का आधार सोच होता है, और सोच में परिवर्तन का आधार शिक्षा होता है। तो जो मुख्य बिंदु है उस विषय पर यदि फोकस करके इस पर चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से बाकी सारे परिवर्तन जो है वो जीवन में होते जाएंगे। तो जिस विषय को यहाँ पर चुन के रखा गया है शुरुआत से ही, वो विषय निश्चित रूप से विचारणीय है, जो मानव संसाधन है या नहीं। इस विषय को जो शुरुआत यहाँ की गई तो मुझको मुंबई की याद आ गई, जिस समय मैं मुंबई में 7 दिनों के लिए प्रवास पर था, एक काम से गया हुआ था। एक व्यक्ति जिसके साथ मैं रुका हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, वो सुबह 4 बजे उठकर लगातार कंप्यूटर पर काम करते हुए लगभग 10 बजे तक बैठता था। उसके बाद 2 रोटियां खाता था और एक कटोरी में थोड़ा सा दाल, फिर ऑफिस चला जाता था। शाम के 6 साढ़े 6 बजे वापस आता था। वापस आने के बाद मुश्किल से कहीं 15 मिनट घूमता फिरता रहा होगा। उसके बाद फिर से वो कंप्यूटर में बैठ जाता था, जो लगभग अनवरत रूप से 12 साढ़े 12 बजे की रात तक चलता था ये, और उसके बाद सो जाता था। मैंने उनसे उनकी तनख्वाह भी पूछी तो लगभग 85,000 कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। वो शोध कर रहे थे किसी चीज़ पर शायद। तो ये संसाधन वाला जो बात आया तो मुझको वहाँ से एक बार खटका कि आदमी ऐसा ही जीता है क्या, या ऐसा जीना सही है क्या। तो निश्चित रूप से मानव संसाधन बन रहा है या अपने आप को बना रहा है, पर वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो अभी शिक्षा मिली आज दिन भर में, उसमें 2-3 बातें। एक बात सोम सर ने जो कही, यदि हाथी जो है वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सकता है, गरीब नहीं रह सकता, तो हम क्यों गरीब रहें। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वाक्य है, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ गांव क्षेत्रों में, और बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़े होती हैं। और ये 7 दिन मुझको लगता है मेरे अंदर जो प्रश्न दौड़ रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के गाँव में मैंने दौरा किया है या कार्य किया है अभी तक जितना मौका मिला, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो खड़े हुए हैं उन सबका उत्तर इस 7 दिनों में मिलेगा। टर्निंग पॉइंट जहाँ तक कहूँ तो मेरी टर्निंग पॉइंट थी कक्षा 8वीं में मेरा फेल होना। जब कक्षा 8वीं में मैं था तो फेल हो गया था, और निश्चित रूप से उससे पहले मेरा जो विद्यार्थी जीवन था वो औसत जीवन से थोड़ा नीचे ही था। और तब मैंने अपने 1 साल को समझा, मैं बहुत रोया, और उस 1 साल का जो अंतर था जिसकी कीमत थी उसको मैंने समझा, और तब से लगातार ईश्वर की कृपा रही और मेरे मेहनत ने, मेरे मस्तिष्क ने मेरा साथ दिया कि कभी शिक्षा में पीछे नहीं हुआ किसी लोगों से। और 12वीं में जिस समय 17.5% रिजल्ट था, मैं राजनांदगांव जिला में आर्ट्स विषय पर टॉपर था। ये उस 8वीं के फेल होने का ही नतीजा था जिसने मुझे लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और सतत शिक्षा में 20 मई 2006 से जब मैं जुड़ा इस कार्यक्रम में, तो उस समय अभिव्यक्ति की जो बातें थी उसमें मैं थोड़ा सा कमजोर था, पर लगातार इसमें जो ट्रेनिंग्स होते गए सतत शिक्षा के, माइक्रो प्लानिंग के, व्यक्तित्व विकास के, उसने मुझको धीरे धीरे मजबूत बनाया, और इतना मजबूत बनाया कि आज मैं आप सभी लोगों के बीच में खड़ा हूँ। और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ। अपने कार्यालय को, अपने मिशन को भी धन्यवाद दूंगा, साथ ही आपको भी धन्यवाद दूंगा सर, कि इतना बढ़िया 7 दिन मुझे अपने जीवन के लिए, अपने सोचने के लिए एक बार मिल रहा है। क्योंकि मैं उस दौर पे गुजर रहा हूँ जिस दौर पर एक युवक एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं लेकर चलता है। यहाँ पर फैसले की घड़ी जो है वो मेरे जीवन पर आ रही है, और मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ
इस 7 दिन में मुझको मिलेगा जो मेरे इस निर्णय को सार्थक कर देगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं मदन लाल सोनवानी, जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला दुर्ग। आज के प्रशिक्षण के संदर्भ में और अपने अनुभव के संदर्भ में मुझे कहने को निर्देशित हुआ है, तो मैं एक बात जरूर कहूं कि काफी पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जब मैं नई सर्विस में आया था। 85-86 की बात है। उसमें शिक्षा सिद्धांत की किताब थी वो, और मैं बता दूं लेखक जो है वो रजनीश की किताब थी। शिक्षा सिद्धांत पे उन्होंने लिखा हुआ है। एक लाइन जो उसमें मुझको पढ़ने को मिला वो बहुत प्रभावित किया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल पंगु है, इसमें मौलिकता बिल्कुल नहीं है, और शिक्षक और शिक्षा विभाग गधे का काम कर रहा है। साफ साफ उस पुस्तक में लिखा हुआ है। उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया उस बात को कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें मौलिकता तो है ही नहीं। ये तो वो व्यवस्था है जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। इसमें हम कुछ नया कुछ भी नहीं बना रहे हैं। नवीनता उसमें है नहीं, मौलिकता उसमें है नहीं, रचनात्मकता उसमें है नहीं, और इवन हमने उसमें सामाजिकता का भी अभाव रखा है। न वो बच्चा आज शिक्षित होने के बाद न वो अपने घर का, न वो स्वयं का होता है, न अपने घर का होता है, न समाज का होता है, देश तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था है, तो हम इस शिक्षा व्यवस्था को ढो रहे हैं, और क्यों ढो रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया। उसने आगे ये भी लिखा कि हमारी शिक्षा बिल्कुल नवीन हो, मौलिक हो, और बच्चे की रुचि का हो, और बच्चे के लिए और समाज के लिए उपयोगी हो, ये उन्होंने कहा। तो मुझे उस समय चूंकि मैं नया था, उन शब्दों की गंभीरता को शायद मैं न समझ पाया हूं। मैंने एक चीज उसमें से एक ग्रहण कर लिया कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो दूसरों ने नहीं किया है। अपने क्लास में भी बच्चों को जब पढ़ाऊं तो बच्चे में मेरी छवि दिखे। स्कूल के संदर्भ में मैं सोचूं तो स्कूल में कोई ना कोई काम ऐसा कर दूं कि स्कूल से जाने के बाद भी लोग इस बात को महसूस करें कि हाँ ये थे तब हुआ है। न केवल मैंने अपने लिए बल्कि अपने सारे साथियों के लिए ये बात कही कि आप लोग अपना अपना फील्ड चुन लें, या आप लोग अपना अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ दें कि जिसमें आपको वो याद करे। काफी हद तक मुझे सहयोग भी मिला अपने मिशन में, अपने काम में। 2-4 रचनात्मक काम भी हो गए, और आगे जब हम इस स्थान पे आ गए हैं, इस मुकाम पे आ गए हैं जहां पे बहुत सारे शिक्षक हमसे जुड़े हैं, हमारे कलीग हैं, तो उन कलीग से भी मैं यही कहता हूं कि आपकी उपादेयता उस स्कूल में क्या है, आपकी उपयोगिता उस स्कूल में क्या है, ये आप सुनिश्चित कर दो। क्योंकि एक शिक्षक ही जानता है कि उनका स्कूल बेहतर ढंग से कैसे चल सकता है। आप खुद इस स्कूल के नियामक हो, आप खुद तय करो कि स्कूल कैसा चले। बाकी सहयोग करने के लिए आपके सारे बच्चे हैं, आपका स्टाफ है, आपकी जन भागीदारी समिति है। तो ये हमारे काम करने के लिए सपोर्टिंग रोल पे होते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सपोर्ट लेता है अपने विद्यालय के हित में। तो ये एक बात मुझे पिंच कर गई। आज की दूसरी बात जो मुझे शुरू से ही मैं उस बात पे काफी कॉन्शियस हूं, वो ये है कि हमने ग्रेजुएशन में और पीजी में भी मनुष्य को 2 रूपों में पढ़ा है। एक तो ये, मैं आपके मनुष्य जो है, मानव जो है संसाधन है या नहीं है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मनुष्य साधन है, साध्य नहीं, और मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। सिद्ध करिए आप। उस समय समाजवाद और पूंजीवाद के टॉपिक पे हमने ये पढ़ा हुआ था। पूंजीवाद ये कहता है कि मनुष्य साध्य है और बाकी सारे जो रिसोर्सेज हैं ये मनुष्य के विकास के लिए साधन मात्र हैं। मनुष्य को चाहिए कि उस साधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर ले और आगे बढ़े। और हम लोगों को चाहिए कि हम समय की नजाकत को
समझें। आज यदि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है हम लोगों को चर्चा के लायक भी नहीं रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शिवहरे, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन दुर्ग। इस संस्थान के बारे में काफ़ी कुछ मैंने 2003 में ही जो है सुना था। एक हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, इस समय भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी हैं, धीरेन्द्र चतुर्वेदी, और लगातार सोम भाई और भी लोगों से मुझे फ़ोन से भी हमने चर्चा की। और उस समय हम लोगों ने जबलपुर में काफ़ी कुछ प्रयोग, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ शहर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, जबलपुर भी उनमें से एक था। तो कुछ बेसिक काम हम लोगों ने शुरू किए थे और उस समय हम लोगों ने 2 बार ये योजना बनाई कि हम आकर यहाँ पर आएंगे। और वो योजना फिर काफ़ी देर बाद, जब मैं यहाँ आ गया छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर हमने जो वहाँ पे वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय हुआ करते हैं जो यहाँ मल्टीपर्पज़ है, वहाँ पर हमने गाय पालन और वो योजनाएं शुरू की। और वो धीरेन्द्र चतुर्वेदी उस समय दुर्ग में अपने जबलपुर में डीओ थे, और फिर वो यहाँ से आप लोगों के सहयोग से गाय खरीद के लेकर वो काफ़ी काम वहाँ चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब जिस समय जो होता है, जो मान्यताएं हैं बहुत सारी, कि जब लिखा होता है, मुझे लगता है कि आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं इस शिविर में हमारे सचिव महोदय के आदेश के कारण, क्योंकि जिला स्तर पे काम करके आप लोग कैसे आए हैं आप खुद समझ रहे हैं, और दुर्ग जैसे जिले में 26 जनवरी की तैयारियां जब सर पे हो और चावल उत्सव मनाया जा रहा हो, तो एक साथ तीनों अधिकारी वहां से चले आए, ये मुझे आज भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। तो हम लोग यहाँ हैं। और आज से जो 6 साल पहले 7 साल पहले मैंने पीएचडी की थी, उससे मेरे जीवन में एक आमूल चूक परिवर्तन आया। बहुत सारे रिकॉर्ड शिक्षा में ही हमने मध्य प्रदेश में बनाए हैं, और जबलपुर के कुछ स्कूल्स हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसमें एक ये है कि उसको हमने 3-4 भागों में बांटा कि एक स्टेट की ऑनरशिप, सेंट्रल की ऑनरशिप यानी पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप, और प्राइवेट ऑनरशिप। नेचुरली आप सब जानते हैं कि जो सेंट्रल सेक्टर्स हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनकी ऑनरशिप वाले का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। आपको उदाहरण देते दीजिए, कोरबा में एक साथ लगे हुए 2 प्लांट हैं। मैंने पूरे देश के 19 प्लांट्स में काफ़ी दिन रहकर उनकी स्टडी की, सारे डाटाज उठाए। 2 तो यहीं पे हैं, आपके कोरबा में ही हैं, एक एनटीपीसी और एक आपका जो दर्री में है एचटीपीपी, हसदेव थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दोनों एक साथ लगे हुए हैं, एक ही साथ के 85 के आसपास के दोनों प्लांट हैं। दोनों की जो है दूरी 2-3 किलोमीटर के आसपास है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। उनका पावर प्लांट साइज भी सेम है। इसके बावजूद जब इस चीज़ को देखा तो उस समय करीब 60, 57, 58 इस तरीके से प्लांट लोड पीएलएफ जो है उसका हुआ करता था एमपीबी का, और 80-85 जो है वो एनटीपीसी का हुआ करता था। पर इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जब हमने कंपेयर करना शुरू किया तो बहुत सारी बात आई कि जब हम ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए हम एक प्राइवेट गाड़ी का और एक राज्य परिवहन की गाड़ी का कंपेयर करते हैं, तो लोगों ने बताया अरे साहब वो उससे क्या होता है ऑनरशिप से, वो तो दोनों के उसमें फर्क है, गाड़ी के लग्जरीनेस में फर्क है, ये वो बहुत सारी बात की। पर उसी समय तकदीर से 2 प्लांट, मतलब ये स्टडीज में भाई मतलब मुझे लगता है कि सबके लिए एक चौंकाने वाला अवसर है। 2 प्लांट जो है वो बेचे गए। एक है ऊंचाहर थर्मल पावर स्टेशन जो उत्तर प्रदेश का प्लांट था, और एक तालचेर जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का प्लांट था। ये दोनों प्लांट जब से लगाए गए थे घाटे में चल रहे थे। 17-18% उनका पीएलएफ फैक्टर था, मतलब जहां 100 मेगावाट यूनिट जनरेट होना चाहिए 17-18 होती थी, नेचुरली घाटे में होगा। उन्होंने क्या किया, दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बेचने के लिए निकाला। दोनों जो प्लांट है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने खरीदे। उन्होंने प्लांट खरीदने के बाद एक इनोवेशन किया, एक स्टडी की। कैसी स्टडी की? उन्होंने 2 साल तक उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, कोई पैसा नहीं लगाया, कोई भी मतलब प्लांट में जो है उसका सुधार कार्य वगैरह नहीं किया। एक अजीब काम किया, उन्होंने मेन पावर पर यह स्टडी की कि हमारे आदमी के वर्क कल्चर में और स्टेट गवर्नमेंट के आदमी के वर्क कल्चर में कैसा। मेरे पास एमओयू तक है ओरिजिनल उनका। उन्होंने क्या किया कि सारे वर्ग 3 तक के एम्प्लॉय जो बेस हैं, जो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम इससे कुछ शायद सीख लें।
मतलब नीचे के जितने भी टेक्निकल, चपरासी, लाइनमेंस और क्लास 3 पूरा वर्क पूरा का पूरा एज इट इज एब्जॉर्व कर लिया, पूरों को अपने यहाँ ले लिया सेंटर में, यानी प्लांट खरीदा, सारे लोग को अपने यहाँ ले लिया। वर्क क्लास 2 और अबव ऑफिसर्स, उनमें से क्लास 1 को जो है उन्होंने सीधे सीधे वापस कर दिया, क्लास 1 को लिया ही नहीं, क्लास 1 अबव को वापस कर दिया, और क्लास 2 को उन्होंने ट्रायल बेस पे 2 साल में लिया। पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस था 25% उनको सीधे ले लिया, जिनका वर्स्ट था उनको तुरंत वापस कर दिया, 50% का बंटवारा हो गया। अगले साल फिर 1 साल के बाद उन्होंने फिर वही किया, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस 25% एब्जॉर्व कर लिया, 25% वापस कर लिया। यानी क्या स्ट्रेटजी बनाई कि 50% क्लास 2 और उसके ऊपर के वापस, और पूरे वही कर्मचारी नीचे के वही रख लिया। आफ्टर 3 ईयर, मेरे पास 3 साल के डाटा है, उसी प्लांट में केवल अधिकारी बैठा ले और 17% से जब तक मैंने स्टडी की थी 71% उस प्लांट प्लूटो फैक्टर को पहुंचा दिया। और उन्होंने कहा कि वर्क कल्चर जो है वही जो है चीजों को जड़ से समस्या मिटाता है, क्योंकि उनका प्लांट था, उसी प्लांट को खरीदा, कुछ एक पैसा नहीं लगाया। और वर्क कल्चर में किसकी बात की उन्होंने? केवल ऑफिसर्स की बात की। यानी ऊपर का अधिकारी जो है केवल उसी चीज को, जो हम रोते झीकते रहते हैं कि टीचर नहीं करते, नीचे के लोग नहीं करते, बाबू के लोग नहीं करते, वो ऐसे उदाहरण है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आमूल चूल परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकते हैं। और वही विश्वास है कि आज भी हम, मुझे लगता है कि हम सिस्टम में एडजस्ट होने वाले लोग नहीं हैं। जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है उससे बहुत बाहर के लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझसे परिचित हैं, जानते हैं। उसके बावजूद शिक्षा विभाग में मैं बहुत दावे से, मेरे साथ के, ये मेरा सौभाग्य है कि जो मित्र लोग हैं मेरे, वो मेरे आसपास के लोग मेरे अपने टेंडेंसी के लोग हैं। और बावजूद इसके कि हम आज के सिस्टम में पचने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम सिस्टम जैसा काम नहीं करते, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में हम अपनी अहमियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वर्क और जो जज्बा है वो आज भी उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो साथियों, मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि एक सौभाग्य ये है कि इस समय कम से कम आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, वो सब कुछ हो सकता है। और बात ऊपर के अमले की, मैंने इसलिए बात की ना कि सारा परिवर्तन संभव ऊपर के अमले से, नीचे का अमला तो जैसा आप चाहोगे काम करेगा। बस हमको ये देखना है कि 7 दिन में हम जो सीखें वो एक नीति का रूप ले ले। और जैसा कि अभी सुनील ने कहा था, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम कुछ भी यहां पर बात करें, चाहे लाख पते की बात कर लें, पर यदि हम उसको कहीं कुछ प्लानिंग के रूप में नहीं करेंगे, बल्कि सोम भाई से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सचिव महोदय और हम लोग भी बात करेंगे कि कुछ कॉन्क्रीट, भले ही 1 या 2 चीज, पर कुछ कॉन्क्रीट करके जाएं और उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करें। और तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2 साल में भी काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान लूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, आशुतोष चावरे, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। एक बर्नआउट एक शब्द रहता है। बर्नआउट का सीधे सीधा मतलब है कि इनको भगवान भी नहीं सुधार सकता, ऊपर वाला भी। एक 200 टीचर्स के ऊपर स्टडी हमने की थी। बर्नआउट परसेंटेज था 2%, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, परंतु 35 से 40% ऐसे लोग थे जो उदासीनता की ओर बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां क्या है, ये अध्ययन करने की आवश्यकता है कि लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिला हो, समाज में स्वीकार्यता की स्थिति में कमी आई हो, बहुत सी बातें हो सकती हैं। चिंतन की शुरुआत कहाँ से हो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतन की शुरुआत व्यक्ति से होनी चाहिए, स्वयं से। मैं क्या हूं, समाज में किस स्थिति में हूं, समाज मुझसे क्या अपेक्षा रखता है, समाज के लिए मैं कितना कर पा रहा हूं, मेरी कार्य क्षमता कितनी है और मैं कितना कर पाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर इस विषय पे चिंतन करे और ईमानदारी से चिंतन करे और उसके लिए प्रयास करे, तो परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे आता है। परिवर्तन या बड़ी बड़ी क्रांतियां 1-2 दिन का विषय नहीं रही हैं कभी भी, धीरे धीरे ही समाज में परिवर्तन आए हैं। समाज में पीछे मुड़ के देखने का भाव जरूर रहना चाहिए। पीछे की मेरी पृष्ठभूमि, मेरे समाज की पृष्ठभूमि क्या है, उसमें कौन सी चीजें छोड़ने लायक थी
जिन्हें छोड़ा नहीं गया और किन चीजों को क्यों छोड़ दिया गया जो छोड़ने लायक नहीं थी। एक छोटा सा प्रसंग, भगवान राम जब पुल का लंका में चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, अब इसको जो मिथक कल्पना मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई आग्रह नहीं है कि इसको सत्य माने। तो एक चींटी जो है रेत के कण उठा करके जो है पुल निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करने का प्रयास कर रही थी। तो कुछ लोगों ने इसको हास्य का विषय बनाया। तब भगवान राम ने कहा कि ये अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर रही है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान करे और समाज उसको चिन्हांकित करे, इसका प्रयास होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम लोग इस स्थिति में हैं कि हमारे सामने एक पूरा विशाल समूह है जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। हम अपने प्रत्येक टूल का चिन्हांकन करके उसको बकअप करके आगे बढ़ाएंगे तो ये जो 35-40% का जो बर्नआउट की ओर बढ़ने वाली स्थिति जो दिख रही है वो मुझे लगता है कि कम होगी। जहां तक बात है पॉलिसी बनने की, तो निश्चित तौर पर हम लोग सारे लोग ही जो है टूल है राज्य शासन के लिए, राज्य शासन की प्रत्येक योजनाओं को लागू करने के लिए। अब इसको सरकारी दृष्टिकोण से मान के लागू करते हैं या इसको अपने मन में रख करके अपना स्वतः का कार्य मान करके लागू करते हैं, ये हमारे आपके ऊपर में है। हम मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बात ही नहीं है। करें, इस दिशा में चिंतन करें, सोचें, आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, इस भाव से करें। धन्यवाद। मैं संजीव श्रीवास्तव, जिला पौड़ शिक्षा अधिकारी रायगढ़ एवं सचिव जिला साक्षरता समिति रायगढ़। मैं एक बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उत्साहपूर्वक जीने के लिए शिक्षा को विश्लेषित करते हुए हमें यह बताया गया कि इसके 4 बिंदु हैं: स्वस्थ रहना, समृद्धि पूर्वक जीवन, संबंधों में तृप्ति पाना, व्यवस्था में सार्थक भागीदारी। इन्हीं 4 बिंदुओं को विश्लेषित करते हुए हमें समृद्धि शब्द का अर्थ बताया गया साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध, समूह, समृद्ध। मेरी धारणा है कि समृद्धि का यह अर्थ अपने में उत्साहपूर्ण जीने के लिए शिक्षा के 4 बिंदुओं को अपने में समाहित करती है, क्योंकि जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा वो सुखी नहीं हो सकता, जब तक आदमी संबंधों में तृप्ति नहीं पाएगा वो सुखी नहीं हो सकता, जब तक वो व्यवस्था में सार्थक भागीदारी उसकी नहीं होगी तब तक वह आंतरिक रूप से खुश नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगामी 6 दिनों में कुछ नई ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। मैं एस.के. भरद्वाज आज की तारीख में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद आधे दिन के लिए प्राचार्य डाइट महासमुंद और अब शाम के लिए आपका सहयोगी, आपका साथी प्रशिक्षार्थी आदरणीय सोम जी से भी अभी मेरा परिचय नहीं हुआ है, मगर वो जिधर ले जाना चाहते हैं। मूल बात चावरे जी ने जो कही कि हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, मुझे दुख होता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं। हम चौराहे पे खड़े हैं, सभी कोई चौराहे पे भटका हुआ मुसाफिर की तरह ही है। मेरा देश भी वही है, मेरा प्रदेश भी वही है, मेरा विभाग भी वही है, मैं खुद वही हूं चौराहे पे खड़ा। क्या मैं आपको छत्तीसगढ़ी सिखाना चाहता हूं? क्या मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं? क्या आपको उर्दू सिखाना चाहता हूं? क्या हिंदी सिखाना चाहता हूं? अपने आप में मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं। आप आंकड़े देखिए, आज पेपर का हेडिंग ये रिलायंस सुपर सेंसेक्स नीचे, आर्थिक क्षेत्र में आप सोचिए। बिल्कुल रूप हम मानते हैं कि हम आर्थिक रूप से उधर बढ़ रहे हैं। क्या हमें आर्थिक उन्नति करनी है? जब रामदेव बाबा की याद आती है, जब आसाराम बापू की याद आती है, जब उनकी याद आती है, तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे हो गए, क्योंकि हम आगे वाली लाइन में बैठ गए हैं, वीआईपी की लाइन में बैठ गए हैं। और जब
पॉलिटिकल क्षेत्र में जाते हैं, मंच में अगर सामने की कुर्सी में मिले और ये माइक मिले तब हम आगे बढ़ गए। मगर बढ़े किस दिशा में हैं, सामूहिक उसका अगर निचोड़ देखें तो हम वहीं के वहीं हैं, कहीं पर नहीं बढ़े, वो हिल रहे हैं, मुझे ये एहसास होता है। शायद मैं ज्यादा कुछ आज के उस टॉपिक पर नहीं था जिसका लाभ आप लोगों ने लिया है, मगर जो कुछ इनको पढ़कर उनको पढ़कर उनको पढ़कर जो एहसास किया है, बहुत अच्छे वातावरण में मैं पहुंच गया हूं और अच्छी अच्छी बातें यहां पर निकल करके आ रही है, आपके अनुभवों का शेयर हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश मड़ावी, मैं जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। 2005 दिसंबर में मैंने एक शिविर अटेंड किया था, पहला शिविर। उसके बाद में ये मेरा दूसरा शिविर है। और ये जो जीवन विद्या जो है, हम सभी की अपेक्षा रहती है कि हमारे जीवन में सुख निरंतर बना रहे, इस दिशा में एक अच्छा चिंतन है और ये वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए इस जीवन विद्या को अधिक अच्छे रूप में जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए, सोम भैया ने जो बात कही है, जीवन एक संघर्ष है, इसको उन्होंने नकारा है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जो सुख दुख साथ साथ है कि नहीं है, इस विषय में अधिक चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे दिन के बाद में रात आती है, उसी प्रकार से सुख के बाद में दुख भी होता है। तो इस सुख दुख के चक्कर को कैसे निपटा जाए या एक तटस्थ वृत्ति से इसका विश्लेषण कैसे किया जाए, इस दृष्टि में अधिक विचार होने की आवश्यकता है यहाँ पर। और जहाँ तक आप छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा का जो परिवेश है, वो आने वाले एक दो सालों में काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्रांतिकारक परिवर्तन हो जाएगा। मैं इसलिए ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके शिक्षा सचिव जो है, माननीय श्री नंद कुमार साहब, ये काफ़ी सक्रिय व्यक्ति है और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित व्यक्ति है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में कार्य कर चुके हैं। यूनिसेफ में वो एडवाइजर थे। उन्होंने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है और जो शैक्षणिक साहित्य जो निर्मित है, उसके क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाया था। बस इतना कहकर मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार, मैं आशीष नायक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट धमतरी से। जैसे कि सोम सर ने बताया था कि छत्तीसगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सही बात है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। मैंने अभी एक CCRT कैंप अटेंड किया हैदराबाद में, तो वो मुझे पूछे कहाँ से आए हैं आप। मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं। तो बोले छत्तीसगढ़ वो MP के साथ, MP से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कौन? अजीत जोगी। वो छत्तीसगढ़ को इसलिए जानते हैं कि अजीत जोगी है वहां पे, बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं जानते। वो छत्तीसगढ़ की भाषा में वो तो बहुत दूर हो, तो हिंदी नहीं जानते। मैं जब हैदराबाद में अटेंड किया तो वहां पूरे सब साउथ इंडियन लोग थे, सब टीचर थे, वो हिंदी भी नहीं जानते थे। अगर मैं उसको गाली भी दे दूं बाजू में तो वो जानेगा नहीं कि मैं उसको क्या गाली दे रहा हूं। वो उनका पिछड़ापन था। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ को कोई जानता नहीं, तो मैं ऐसा क्या चीज करूं कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो जाए। मैंने वहां पे सोचा कि वहां पे 18 राज्यों से 88 टीचर्स आए थे। तो मैं बोला क्यों ना मैं अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करूं, अपने छत्तीसगढ़ में क्या चीज फेमस है। तो पहले आसाम वाले आए, फिर बिहार वाले आए, फिर अल्फाबेटिकल में C में छत्तीसगढ़ आया। तो मैं बोला छत्तीसगढ़ में फेमस क्या है, वो तो राउत नाच है। मैंने लोग केवल शब्दों में बताया कि संस्कृति क्या होती है, मैंने उनको करके दिखाया कि राउत नाच क्या होती है। वहां मतलब जो सांग लेते हैं वो दुर्गा में, वो सब हमने धमतरी जिले से 5 लोग गए थे, तो हमने उनको बताया। तो वो 18 जो राज्य है उसमें सबसे नंबर 1 संस्कृति में मैंने छत्तीसगढ़ को लाके खड़ा कर दिया। वो उन्होंने ये जाना कि छत्तीसगढ़ क्या है,
मतलब जो छत्तीसगढ़ को नहीं जानता था वो किस संस्कृति के नाम से नंबर 1 हो गया। उसके बाद जितने भी राज्य के लोग थे उन्होंने पूरा रिप्रेजेंट नाटक करके दिखाया कि होता क्या है, वेशभूषा क्या होती है। राउत नाचे में बकायदा मैंने टोपी, डंडा, सर जो लगाते हैं वो सब करके हमने दिखाया उसको, तो वो सबसे ज्यादा खुश हो गए। और वो सब इस अपनी संस्कृति को, अपने राज्यों की संस्कृति को दिखाने के लिए वो मेहनत करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ शिक्षा में जरूर पिछड़ा हुआ है, लेकिन संस्कृति में हम उसको नंबर 1 किसी भी जगह जाए उसको नंबर 1 में लाके खड़ा करना है। दूसरी चीज जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जैसे सोम सर ने मुझे बताया कि काम वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं कॉलेजों का, एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाया, बीएड कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का, फिजियोथेरेपी कॉलेज का। मतलब जो मुझे कहता है कि प्रोजेक्ट बना के इवन पास करवा के दीजिए, मैं उनके लिए कॉलेज खोल के भी देता हूं। इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में था, एडमिनिस्ट्रेटर था, मैनेजमेंट देखता था। मेरी सैलरी 25,000 थी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी काम से, क्योंकि सर ने कहा कि मानवीय संसाधन, मतलब मुझे एक साधन की तरह वो उपयोग करते थे। मैं उनके लिए वर्क करके देता था, मुझसे कभी वो मानव की तरह व्यवहार नहीं किया उन्होंने। जैसे सर ने कहा कंपनी अपने लाभ के लिए बात करती है, शोषण करती है। कंपनी अपनी हित चाहती है, आप बीमार हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके परिवार में क्या हो गया उससे कोई मतलब नहीं, आप आइए हमारा काम कीजिए, सैलरी लीजिए, जाइए। मतलब मानव नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं 25,000 सैलरी का क्या मतलब जब मेरे साथ मानव के जैसा व्यवहार ही नहीं किया जाता। रात को 1 बजे फोन आया, बोला आप दिल्ली निकल जाओ। मतलब साधन था मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने ज्वाइन किया, मतलब गवर्नमेंट जॉब शिक्षाकर्मी का ग्रेड 1, और उसके बाद मेरे पास डाइट से भी ऑफर आए, और आज के डेट में मेरे पास ऑफर और आते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने एमएड किया है, पीएचडी किया है। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो फिर मैं फिर जाके प्रिंसिपल बनूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, बीएड कॉलेज में बीएड वाले को पढ़ाऊंगा, एमएड वाले को पढ़ाऊंगा, मुझे वो एक फिर साधन की तरह यूज करेंगे। मुझे साक्षरता में मुझे खुशी मिलती है। मैंने अपने कार्य को अपना शौक बनाया। ठीक है, बस इसी शब्दों के साथ में